Okay, so good morning, guys. Welcome to Ask Geology. Okay, today is the second lecture of geochemistry. ये प्रीवियस लेक्चर का हम लोग जो जो भी पढ़े थे मैं भी बताई तुमको बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखना और एक दो क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस भी कर लेना तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ओके। तो हम लोग जब हम लोग का क्या हो गया, मतलब अभी तक का क्या हो गया, हम लोग एटम देख लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये वाला डायग्राम एक तुमको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे लिखा है कि अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द सोलर सिस्टम। यानी कि हम लोग जब मतलब अभी जब एक्सप्लोरेट करते थे और वेरियस डाटा सेट से हमको क्या मिला है कि ये वाला सारा एलिमेंट्स हमको मिला है, जो कि यहाँ पे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है। हाइड्रोजन का जो अबंडेंस है ये लॉगरिदम स्केल में है। ठीक है, और तुम्हारे एक्स एक्सिस में क्या है, एटॉमिक नंबर है, और वाई एक्सिस से अबंडेंस है, लेकिन ये लॉगरिदम स्केल में है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ये जो सारा एलिमेंट्स है, जब जब हम लोग का मास नंबर इंक्रीज होते जा रहा है, ये इसका अबंडेंस जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते जा रहा है। ये क्यों है? एक एक चीज ये तुम मार्क कर सकते हो, और दूसरा चीज ये मार्क कर सकते हो, यहाँ पे देखो थोड़ा जिगजैग पैटर्न है, जिसको हम लोग सॉर्ट ऑफ पैटर्न भी बोलते हैं। ये क्यों है? और ये वाला डेटा हम लोग को कहाँ से मिला ना, वेरियस ऑफ मतलब एक्सपेरिमेंट्स और हम लोग का जो अ, मतलब लैब से और कॉस्मोलॉजिक डाटा से। ठीक है, वहाँ से हम लोग जब स्टडी किए तो हम लोग को ये सारा डेटा मिला। तो ये ऐसा वाला पैटर्न क्यों दिखा रहा है, किसी को आइडिया है इस डायग्राम के बारे में? कोई जानता है पहले से ये वाला ग्राफ? ओके, तो यहाँ पे एक रूल है। ठीक है, तो ये जो अबंडेंस ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इन द सोलर सिस्टम okay, were obtained by spectroscopic analysis of sunlight and chemical analysis of meteorites. इसके बाद हम लोग को ये वाला अबंडेंस का जो प्लॉट है इस ये मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई सॉर्ट ऑफ पैटर्न फॉर एलिमेंट्स इन द प्लान प्लेन सॉरी प्लॉट। देखो यहाँ पे, हाँ मैं बोली ना, वहाँ पे रूल है, बाद में देखेंगे। यहाँ पे तुम्हें क्या क्या इस ग्राफ में पहले दिख रहा है ये वाला चेक कर लो। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा अबंडेंस है और उसका सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, जो कि Z इक्वल टू वन, हाइड्रोजन वन। देन हम लोग का आ गया हीलियम। ठीक है, देन हाइड्रोजन and helium are the most abundant in the solar system, as you can see here. Then abundance of lithium, बेरिलियम एंड हम लोग का ओके ये वाला लिथियम, बेरिलियम एंड बोरन ओके आर एनालोमसली लो। अगर हम लोग एच एंड एच को कंपेयर करें तो इसका जो अबंडेंस है देखो कितना लो है, और ये क्यों लो है ये मैं आगे जाके बताऊंगी। ये वाला ध्यान से देखो। ठीक है, तो फिर हम लोग का ये वाला देखो फिर से इंक्रीज होता है, इंक्रीज होते होते आता है एफी। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद ऑक्सीजन आता है यहाँ पे एक, देन हम लोग का आता है आयरन। ठीक है, इसके बाद देखो कोई भी सब एलिमेंट पूरा डिक्रीज, मतलब सब एलिमेंट का अबंडेंस पूरा डिक्रीज होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो एफी इज एक्सेप्शनली abundant than the other surrounding elements। यहाँ पे देखो मतलब ऑक्सीजन के बाद मतलब एफी का अबंडेंस कम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दिखा रहा है। एफी का पिक देखो कितना हाई पे है। ठीक है, तो थोड़ी देर मतलब यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे तुम लोग ग्राफ को अगर फॉलो करके आओगे तो यहाँ पे देखो एक स्पेस है, और फिर थोड़ी देर अगर आगे आगे देखो यहाँ पे भी एक स्पेस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्लास में मैं तुम्हें दो एलिमेंट बताई थी, एक तुम्हारा हो गया टेक्नेटियम, ओके, एंड अनदर इज योर प्रोमिथियम। मैं बोली थी ये दोनों हम लोग का एलिमेंट है, लेकिन दीज आर मतलब डोंट अकर नेचुरली इन द सोलर सिस्टम। क्यों?
क्योंकि इसका जो आइसोटोप्स है ये पूरा अनस्टेबल है, मतलब जब भी फॉर्म होता है फिर तुरंत क्या हो जाता है ना, डीके हो जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तुम लोग का नॉर्मल मतलब मीनिंग तो पता होगा स्टेबल और अनस्टेबल। जो स्टेबल होता है वो ज़्यादा देर रहता है, और जो अनस्टेबल होता है वो हमेशा क्या करता है ना, रेडियो एक्टिव डीके के थ्रू स्टेबल एलिमेंट को डीके हो जाता है, ठीक है। और ये टेक्नीटियम और प्रोमिथियम इन दोनों मतलब उस अनस्टेबल एलिमेंट से दो है। तो अगर ये इसका मतलब स्टेबल नहीं हो पाएगा तो इसका अबंडेंस क्या होगा, बहुत ही लो होगा, जिसके नेग्लिजिबल होगा। तो इसीलिए देखो ये सब अगर तुम लोग एफी को देख लो, ऑक्सीजन को देख लो, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मतलब प्लॉट करके इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं किया गया है कि कोई पॉइंट इंडिकेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको पता भी नहीं कि इसका अबंडेंस क्या है, लेकिन इसका मास नंबर हम लोग को पता है। इसीलिए मास नंबर के अकॉर्डिंग इसको टेक्नीशियम और प्रोमिथियम को यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन हमको अबंडेंस पता नहीं है, इसलिए हम लोग कोई स्पेसिफिक पॉइंट से इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे टेक्नीशियन रहेगा और यहाँ पे प्रोमिथियम रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे स्पेस क्यों है? ओके। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। देखो जैसे कि लेड का थोड़ा सराउंडिंग एलिमेंट से देखोगे तो इसका अबंडेंस थोड़ा ज़्यादा है, और सबसे लोएस्ट किसका है, ये वाला यूरेनियम का। ओके, ये दोनों को बात दे दो क्योंकि ये वाला हम लोग का एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हम लोग इस एलिमेंट को सारा को देखेंगे तो यूरेनियम सबसे लोएस्ट परसेंटेज में है। और यहाँ पे देखिए यूरेनियम और थोरियम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये पीबी जो है ये ज़्यादा है। किसी को आइडिया है ये क्यों है? अगर मतलब अभी मैं जो बोली उस हिसाब से अगर कोई दिमाग लगाए तो लग रहा है, मतलब तुमको पता चल रहा है क्या किस लिए हो सकता है? कोई रीज़न दिख रहा है ये तीनों में? ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। तो अबंडेंस ऑफ पीबी which is Z is 82 for PV, okay, is your proton number. It's somewhat greater than expected because its isotope are the stable end products of the decay of the isotopes of uranium and thorium. हमको पता है यूरेनियम लीड सिस्टम आगे पढ़ेंगे, जब आइसोटोप जियोलॉजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये वाला सिस्टम तुम लोग सुने होंगे। फिर यूरेनियम एंड सॉरी थोरियम एंड लेड सिस्टम, ये वाला भी सुने होंगे। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग का 238 यूरेनियम क्या देता है ना, 206 एबी, और ये अनस्टेबल रहता है, इसीलिए ये रेडियो एक्टिव डीके होके एक स्टेबल न्यूक्लियर को कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ ना, अनस्टेबल यूरेनियम भी एक स्टेबल डटर प्रोडक्ट और स्टेबल पीवी दे रहा है, और यहाँ पे थोरियम 232 यहाँ पे क्या दे रहा है, 208 पीवी। अच्छे से समझना, बोर मत होना, ठीक है, अच्छे से समझो, अच्छा लगेगा। तो ये वाला भी क्या दे रहा है, थोरियम से लीड हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग का जो है ये यूरेनियम और थोरियम ये डिके होके हम लोग का लीड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे लीड का अबंडेंस जो है ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एडजेसेंट एलिमेंट्स, ओके। एंड थोरियम यूरेनियम का बहुत कम है क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल है, इसका बहुत सारा हम लोग का आइसोटोप्स है, कुछ कुछ आइसोटोप स्टेबल है, लेकिन यूरेनियम का सारा आइसोटोप अनस्टेबल है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग का क्या हो रहा है, द अबंडेंस ऑफ एलिमेंट दैट लाई बिटवीन दिस बी आई एंड थोरियम, ठीक है, आर एक्सीडिंगली लो। इसीलिए तो यहाँ पे कोई भी प्लॉटिंग नहीं किया गया है, कोई भी पॉइंट्स इंडिकेट नहीं किया गया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ सकता है रेडियम, तुम लोग सुने होंगे रेडियम, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि दीज आर द अनस्टेबल डटर्स ऑफ डिके ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम थोरियम। यहाँ पे जो मैं बोली यूरेनियम लीड सिस्टम एंड थोरियम लीड सिस्टम, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट थोरियम से डिके होके लीड दे रहा है, ये एक पूरा डिके सीरीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये जो यूरेनियम और थोरियम एक डिके सीरीज दिखाता है,
मैं बस ऐसे मतलब थोड़ा बोलती हूँ, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझो और उसको याद रखो। और ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये वाला तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डीके सीरीज मतलब पूरा सीरीज, मतलब हाँ, सीरियली वो डीके हो रहा है। लाइक अगर हम लोग थोरियम को कंसिडर करें तो थोरियम 232 है, उसके बाद वो डीके होके क्या होगा ना, रेडियम 228 प्रोड्यूस करेगा। और इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ मतलब समझते हो ना, वो डीके मतलब उसके पूरा 50% डीके होने के लिए जितना टाइम लगता है, इसको पता है। हम लोग आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे फिर से। तो इसका कुछ ईयर्स के बाद ये क्या होगा, डीके हो जाएगा फिर से डीके होके क्या देगा ना, एक्टिनियम। एक्टिनियम क्या होता है ना, एक्टिनियम भी कुछ घंटों के बाद, आफ्टर सम आवर्स, ये भी डीके होने मतलब डीके होना स्टार्ट करता है। उसके बाद फिर से थोरियम देगा, उसके बाद फिर से रेडियम देगा, ऐसे करके लास्ट का जो हम लोग का पूरा स्टेबल डटर प्रोडक्ट है वो लेड 208 है। तो इसीलिए हम लोग का जो लेड का जो अबंडेंस है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर आर्टिसन टेक्नोलॉजी। समझ में आया? और यहाँ पे स्पेस क्यों है, यहाँ पे गैप क्यों है, क्योंकि ये सारा जॉइंटेड है। और यहाँ पे क्यों स्पेस है और यहाँ पे क्यों मतलब ऐसी खाली स्पेस है, ठीक है। अब पता चला। तो अभी हम लोग ये वाला यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ एटम्स, मतलब जैसे कि मान लो एडजेसेंट, यहाँ पे थोड़ा अबंडेंस ज़्यादा दिखा रहा है और यहाँ पे थोड़ा कम दिखा रहा है। ये माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है। इसको भी देखो। उसके बाद ये कम हो रहा है, ये फिर से बढ़ रहा है अबंडेंस, फिर उसके बाद ये कम घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है ये वाला, फिर से ये घट रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे क्या है ना, हम लोग का एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं ओडो हॉटकिंस रूल। आई होप कि तुम लोग सब सुने हो, ठीक है। और इसका ये रूल क्या होता है ना, हम लोग का जो भी इवन एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट्स विच आर इवन एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो क्या कहते हैं ना, मोर abundant than the adjacent even atomic number, the element having मतलब हाँ, the even atomic number more abundant than your adjacent elements having odd atomic number। इसका मतलब जिन जिन का भी हम लोग का एटॉमिक नंबर पॉजिटिव में है, ठीक है, मतलब सॉरी इवन है, उसका अबंडेंट उसका अबंडेंस ज़्यादा होगा देन द एडजेसेंट ऑड एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, ये जो मैग्नीशियम है इसका भी हम लोग का एटॉमिक नंबर इवन है, नियॉन का भी इवन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का भी इवन है। और इसके अगर कंपेयर करें तो ये वाला हम लोग का क्या हो रहा है ना, और एटॉमिक नंबर है, और इसके लिए इनका अबंडेंस जो है वो कम है देन आवर इवन एटॉमिक नंबर। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं ओडो हॉटकिंस रूल, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये जो हम लोग का अबंडेंस जो प्लॉट है ये हम लोग को मिला स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ सनलाइट एंड केमिकल एनालिसिस ऑफ मेटेराइट्स। इसको हम लोग लैब में आके एनालिसिस करके इससे हम लोग अपना सारा जो भी एलिमेंट्स है इसका अबंडेंस हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अभी देखते हैं कि वो वाला एलिमेंट्स आया कहाँ से, ठीक। तो वो एलिमेंट्स का ओरिजिन कहाँ से है, तो अब स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्स, which is also called as न्यूक्लियोसिंथेसिस। इससे पहले तो हमको पता है हम लोग का अर्थ जो वो बहुत यूनिक है और वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का रेडिएशन नहीं है। तो द यूनिक कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये अर्थ का जो भी कंपोजिशन है, जो भी यूनिक कंपोजिशन है, वहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग का तीन प्रोसेसेस काम करता है। वन इज योर सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वन इज योर synthesis of elements, second one is your creation of the solar system,
क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम। और थर्ड में क्या हो रहा है ना हम लोग का फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ। फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो ये तीनों प्रोसेस से हम लोग को अर्थ का जो कंपोजिशन है वो धीरे धीरे क्या हुआ ना चेंज होने लगा, और अभी एक मतलब यूनिक कंपोजिशन में, मतलब अभी अर्थ का जो भी है उसका कंपोजिशन बहुत ही मतलब यूनिक है। पहले माना जाता है कि हम लोग का अर्थ का कंपोजिशन जो था वो पूरा होमोजीनियस था, अभी लेकिन क्या हुआ डिफरेंशिएट होके लेयर हो गया। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग को तो मतलब क्रस्ट मेंटल और कोर में डिवाइड किया, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्स और न्यूक्लियोसिंथेसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियोसिंथेसिस का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स न्यू एटॉमिक न्यूक्लियाई फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस, जो कि हम लोग का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। ये हो गया तुम लोग का टोटल मतलब हाँ न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई एंड दिस योर न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ओनली। ठीक है, तो nucleosynthesis is a process that creates new atomic nuclei from pre-existing. And synthesis of naturally occurring elements and their isotopes present in the solar system solid may be divided into segments. अच्छा, ये जो भी हम लोग का एलिमेंट जो भी मतलब ओरिजिन हुआ है वो मेनली उसको हम लोग क्या किए हैं ना चार ग्रुप में डिवाइड किए हैं, उसका जो प्रोसेस है। ठीक है, एक हम लोग का प्राइमोडियल न्यूक्लियोसिंथेसिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस भी बोलते हैं और कॉस्मोलॉजिकल न्यूक्लियोसिंथेसिस भी बोलते हैं। देन सेकेंड वन इज योर कॉस्मिक रे स्पेलिशन, जिसमें कि अच्छा ये इसमें जो प्राइमोडियल और बिग बैंग में हम लोग को हाइड्रोजन और हीलियम मिला, यहाँ बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ लिथियम भी है लेकिन वो बहुत कम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वन इज बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस और प्राइमोडियल न्यूक्लियोसिंथेसिस और कॉस्मोलॉजिकल न्यूक्लियोसिंथेसिस। देन सेकेंड वन इज योर कॉस्मिक रे स्पेलिशन। यहाँ पे क्या होता है ना कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ जो कॉस्मिक रे मतलब जो सन से आता है, ठीक है, वो क्या होता है सिर्फ बोmbardमेंट करके जो भी मतलब हम लोग का एलिमेंट फॉर्म करता है। ये अर्थ का सरफेस में भी होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर में होता है, जो भी सेलेस्टियल बॉडी है और मेटेओराइट्स है उसके मतलब उसमें होता है ये वाला प्रोसेस कॉस्मिक रे स्पेलिशन। और थर्ड वन इज योर स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस, यहाँ पे मतलब स्टार का कैसे एवोल्यूशन हुआ, स्टार में क्या क्या एलिमेंट फॉर्म हुआ, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या मिला ना कार्बन और उससे हेवियर एलिमेंट्स मिला। एंड लास्ट वन इज सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस, जो आयरन 56 के बाद हम लोग को जो भी बहुत हेवियर एलिमेंट है तो इसमें वो वाला फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट हम लोग का प्राइमोडियल एंड सेकेंड में देखेंगे ओके कॉस्मिक रे स्पेलिशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये फर्स्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन योर थर्ड वन, तो सेकेंड वन मैं बस ऐसा ही बोल दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ओके ओके तो डिटरमाइन ये जो पहले हम लोग जो ये वाला डायग्राम में हम लोग देखें कि हम लोग का जो एलिमेंट है इसका अबंडेंस कैसे हो रहा है। ठीक है, एंड टू डिटरमाइन द अबंडेंस ऑफ द फॉलो ऑफ द नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियेट्स वी हैव टू गो बैक टू द पास्ट। ठीक है, कि कैसे एलिमेंट फॉर्म हुआ है, तो इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं बता रही हूँ आराम से सुनना। This began with Thomson, who built the first mass spectrometer, जिससे हम लोग एलिमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, थॉमसन डिस्कवर्ड द नियॉन consisted of टू आइसोटोप्स। एक्चुअल में हम लोग का जो नियन है उसका क्या है, एक्चुअल में थ्री आइसोटोप है लेकिन अभी हम लोग को नेचर में मिल रहा है टू आइसोटोप। वन इज 20 नियन एंड अनदर वन इज 22 नियन। ठीक है, आराम से सुनो। इसका अबंडेंस जो है 90.48% और इसका जो अबंडेंस है ये कितना है 9.25% ओनली। और एक हम लोग का है, अच्छा मैं बाद में बताती हूँ, 21 नियन करके। ठीक है, तो ये द थर्ड isotope of मतलब 21 neon could not be detected by Thomson's primitive instrument due to the low abundance of this.
इसका अबंडेंस पूरा 0.27% है। दैट्स व्हाई ये जब हम लोग का थॉमसन्स जो भी उनका मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाए थे उसमें ये वाला नियन 21 वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, तो उनको लगा नियन का बस दो ही आइसोटोप है जो कि है हम लोग का 20 नियन एंड 22, और 20 नियन का अबंडेंस सबसे ज़्यादा है डिजिट 90.48%। ठीक है। So, however, the question is what accounts for this distribution, and even more fundamentally, what process or processes produced these elements. Okay? तो जिस प्रोसेस में हम लोग ये सारा का सारा एलिमेंट फॉर्म हुआ है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसिंथेसिस। ठीक है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई से हम लोग का नया न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है, जैसे कि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस एंड कॉन्सेप्ट, उसमें क्या हो रहा है ना, जो भी हम लोग का एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन किया गया है उसमें से दो ऐसे स्टेटमेंट आया कि लाइक द यूनिवर्स बिगन अबाउट 13.8 giganum ago with Big Bang, and since then the universe has been expanding, cooling and evolving. ठीक है, ये कहाँ से हम लोग को मिला ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। ओके, देन हम लोग का कॉस्मोलॉजी, फिर से कॉस्मोलॉजी जो है कॉस्मोलॉजिस्ट वो प्रोवाइड किए कुछ पॉसिबिलिटीज। तो उसमें क्या बोला गया ना, दे वर फॉर्म, दे मीन्स दैट दोज एलिमेंट्स वर फॉर्म इन द बिग बैंग इटसेल्फ, और ये भी हो सकता है कि दे वर सब्सिक्वेंटली प्रोड्यूस्ड, मतलब पहले बिग बैंग से मतलब शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अदर एलिमेंट्स भी फॉर्म होने लगे। ठीक है, अभी तक हम लोग कैसे फॉर्म हुआ ये इस बात पे नहीं आए हैं, बस वो मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसिंथेसिस बोलते हैं। अभी तक एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है लैब में। ठीक है, अभी तक एलिमेंट कुछ आया नहीं। तो ये सब अपने अपने हाइपोथेसिस देने लगे, अपने अपने एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो अभी मतलब खुद के बीच में भी थोड़ा नोक-झोंक भी रहता गया कि ये कुछ बोले, ये कुछ बोले। ठीक ठीक है, तो सबने अपने अपने राय दे दिए। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छा, तुमको पता है एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी के बीच का मतलब डिफरेंस क्या है? अगर मैं बता रही हूँ कि एस्ट्रोनॉमी जो है द स्टडी ऑफ एवरीथिंग, मीन्स द ऑब्जेक्ट्स, द फेनोमेनन इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर के बाद जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट हो रहा है, जो भी फेनोमेनन मतलब अगर हो रहा है, तो उस सब को हम लोग क्या मतलब आता है, वो एस्ट्रोनॉमी अंडर में आता है। ठीक है, एंड कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी that studies the origin of the universe and how it has evolved. Okay, okay. तो अब आते हैं फिर से वो हाइपोथेसिस में। So present understanding of nucleosynthesis comes from the following observation, जो कि अभी मैं बोलने वाली हूँ। सॉरी, मुझे थोड़ा काम किया। ओके, फर्स्ट हम लोग का क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, सुना अच्छे से ध्यान से। Abundance of isotopes and elements in the earth, solar system and cosmos. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉस्मोस मीन्स हम लोग का जो स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स, यहाँ से हम लोग का ऑब्जर्व करना मतलब ऑब्जर्व हम लोग ऑब्जर्वेशन शुरू किए। देन सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था, किसके ऊपर था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस दैट डिटरमाइन व्हाट रिएक्शंस आर पॉसिबल अंडर गिवन कंडीशन, कि कौन सा रिएक्शन ये वाला एलिमेंट प्रोड्यूस कर मतलब करेगा, क्या रिएक्शन होगा, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, वो सब लैब में हम लोग क्या किए ना, लैब में ही सब पूरा कंट्रोल करके प्रेशर टेम्परेचर जो भी है न्यूक्लियर रिएक्शन करके वो देखे कि कौन सा एलिमेंट मतलब ओरिजिन हो पा रहा है। देन a key piece of evidence regarding formation of the elements comes from looking back into the history of the cosmos, कि वो कैसा मतलब उसका इवोल्यूशन कैसा था। And we also can learn about the evolution of the cosmos by looking at the old stars. हम लोग जो भी ओल्ड स्टार है, क्योंकि ओल्ड स्टार जो है वो आर कंसिडरिंगली पुअरर इन हेवी एलिमेंट्स देन यंग यंग स्टार्स। हम लोग का जो ओल्ड स्टार है उसमें क्या होता है ना, हम लोग का हेवी एलिमेंट कम रहता है, ठीक है, देन योर
यंग स्टार। देन सिमिलर हाइड्रो, लेकिन हाँ, हेवियर एलिमेंट हम लोग का क्या होता है, मैं बोली अभी ओल्ड स्टार में कम रहता है देन यंग स्टार, लेकिन जो हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो है ये क्या होता है, दोनों स्टार में सेम रहता है। सिमिलर हाइड्रोजन एच ई रेशियो इज ऑब्जर्व फॉर बोथ ओल्ड एंड यंग स्टार्स। ठीक है, तो उसके बाद ये सब एक्सपेरिमेंट ही चला। देन हमें बोली टेक्नीटियम का जो भी हाफ लाइफ है वो कुछ ही साल है, उसके बाद वो स्टेबली मतलब अनस्टेबल है, वो डिके हो जाता है, तो इसीलिए टेक्नीटियम क्या एग्जिट ही नहीं करता एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मे बी ये जो टेक्निक, अच्छा ये जो है, तो कहाँ पे था? ये जो टेक्नीटियम है ये हम लोग को अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलता, कि अर्थ में किसी भी जगह पे नहीं मिलता। तो मे बी ये वाला जो एलिमेंट है ये हम लोग को लैब एक्सपेरिमेंट से मिला है, इसका मतलब ये अर्थ में नहीं है, और लेकिन हम लोग लैब में मिला है, लेकिन इस मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मे बी ये कुछ अदर स्टार्स या अदर मतलब हम लोग का अदर प्लैनेट्स हो गया या कुछ भी, अर्थ अर्थ के बाद जो भी हम लोग सोलर सिस्टम अदर प्लैनेट से जो भी स्टार्स है मे बी उसमें फॉर्म हो सकता है, ये उनका कहना रहा। ठीक है, तो डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट उनका हाइपोथेसिस दे दिए। फिर फाइनल क्या हुआ कि अभी हम लोग का जो भी हावी हो रहा है वो है बिग बैंग। ठीक है, और बिग बैंग क्या होता है अभी थोड़ा सुनो। ओके, तो जो भी हम लोग का हाइपोथेसिस हुआ उसमें से मतलब लास्ट में हम लोग वो क्या सजेस्ट किए कि हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एवरीवेयर यूनिफॉर्म, इम्प्लाइंग दैट creation and fixing of the helium hydrogen ratio in the Big Bang, and subsequently heavier elements are created by subsequent processes. तो there are several processes। ठीक है, आफ्टर बिग बैंग हम लोग का, मैं बोली यहाँ पे क्या क्या न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ है हम लोग का। ठीक है, एक हम लोग का प्राइमोडियल जो कि बिग बैंग हो गया, उसके बाद हम लोग का कॉस्मिक रेस पहलेशन स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस सुपरनोवा, तो बिग बैंग में हम लोग का हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग को लिथियम बेरिलियम मतलब बोरॉन कार्बन देन और भी हेवियर एलिमेंट्स ओरिजिन होते गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि अच्छा, अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग ये जो है इसका कंसेप्ट है, एक पॉइंट से सब कुछ स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम था, एक फिक्स्ड टाइम था जिससे पहले कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग। लेकिन फिर एक टाइम आया, उसके बाद क्या आया कि कुछ आ गया, मतलब देयर वाज समथिंग। ओके, फर्स्ट हम लोग का कुछ भी नहीं था, फिर एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ बिग बैंग। बैंग मतलब क्या है, मतलब कोई सा एक एक्सप्लोजन, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन नहीं था, बस ये ऐसे ही अचानक कहाँ से एक आ गया, तो बस उसको ऐसे बैंग नाम दे दिए। तो बिग बैंग का वैसे कुछ मतलब मीनिंग नहीं है, जस्ट ऐसे ही कूल नाम है। तो बिग बैंग जो है वो बोल रहा है कि पहले स्पेस में कुछ भी नहीं था, फिर एक पॉइंट से सब कुछ शुरू हुआ, और ये जो पॉइंट था ये इसका जो टेम्परेचर वेरी हाई टेम्परेचर में था, और वेरी हाई डेंस था, और इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही लो था। मैं बोल रही हूँ ना, एक पॉइंट से सब कुछ शुरू हुआ। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सिंगुलरिटी। सब कुछ एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ है। ठीक है, व्हाई डिड इट कम फ्रॉम वी डोंट नो, व्हाई डिड इट अपीयर वी डोंट नो। ठीक है, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो पॉइंट था वो ब्लैक होल्स, ठीक है, ब्लैक होल के कोर में था। ये जस्ट एक मानना है। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो कि प्रूव करता है हाँ ये है, ये बस हाइपोथेसिस है। और ब्लैक होल क्या है ये तो तुमको पता होगा, जो कि एरिया ऑफ इंटेंस ग्रेविटेशनल प्रेशर, जहाँ पे मतलब वॉल्यूम बहुत लो होता है और वो मतलब सारा मैटर को अपने तरफ खींचता है। ठीक है, और उसका ग्रेविटेशनल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत ही ज़्यादा, मान लो 10⁻27 से भी ज़्यादा, 27 केल्विन से भी ज़्यादा। तो इसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे जब कूल हुआ, टेम्परेचर जब डिक्रीज हुआ, ये एक्सपेंड होना शुरू हो गया। ठीक है,
तो हमको ये कैसे पता चला कि देखो, अगर हम लोग का गैलेक्सी है, तुमको पता है बहुत सारे गैलेक्सी है, गैलेक्सीज, ओके। तो यहाँ कैसे पता चला, अभी भी हम लोग का गैलेक्सी जो है, अभी भी ये जो हम लोग का यूनिवर्स है, वो अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। और ये कैसे पता चल रहा है कि हम लोग अगर कोई भी दो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मानो हम लोग का स्पेस में, तो इसके बीच हम लोग क्या देखते हैं ना, इसके बीच धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मीन्स हम लोग का, इसका मतलब है हम लोग का जो गैलेक्सी है वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग बिग बैंग में थे। तो ये क्या हो रहा है, बस बिग बैंग यही है, कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट से शुरू हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जब ड्रॉप होने लगा, तब क्या हुआ, हम लोग का यूनिवर्स एक्सपांड करने लगा। जब यूनिवर्स एक्सपांड करने लगा, तब हम लोग का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हुआ, ठीक है। और तभी सारा सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और हम लोग का जो भी एलिमेंट्स है वो उसका ऑरिजिन है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये है बिग बैंग, हम लोग का न्यूक्लियोसिंथेसिस। इसमें क्या हो रहा है, देखो, पहले हम लोग का जो भी पॉइंट था, ठीक है, बिग बैंग से पहले, उसके बाद फिर तुरंत जब बिग बैंग हुआ, उसके बाद वो वाला जो स्प्रेड हो रहा था, यूनिवर्स था, जो स्पेस था, उसमें जो भी कुछ मैटर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एनर्जी था, ठीक है। तो वो एनर्जी का जो टेम्परेचर था वो मोर देन 10^32। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, कूल होने के बाद फिर 10^27 को डिक्रीज किया। यहाँ पे देखो टेम्परेचर हम लोग का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी अभी ये वाला टेम्परेचर का स्केल जो है रिप्रेजेंट करता है, और ये अगर हम लोग सन मान लो या कोई भी स्टार मान लो, ठीक है, इसका कोड में देखो कितना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है देन इट्स आउटर लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग का टेम्परेचर घटते जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग का क्या हो रहा है ना, प्रोटॉन फर्स्ट थिंग, मतलब फर्स्ट हम लोग का जो भी तुम बोल सकते हो मैटर क्रिएट हुआ, वो है प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और जो कि हम लोग का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है, एक ही प्रोटॉन है ना। तो उसके बाद जब धीरे 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 टेम्परेचर कूल होने लगा, देन हाइड्रोजन 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 मतलब मिलके, और हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे मिलके हम लोग क्या दिया ना, हीलियम, ठीक है, हीलियम फॉर्म हाइड्रोजन के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, एक मिनट। आराम से बस सुनना, स्टोरी है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बस जानना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ जाओ, ठीक है, आगे थोड़ा याद रखने वाला चीज़ आएगा। हाँ, और अभी जो रिएक्शन में लिखने वाली हूँ, वो रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना और थोड़ा याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बिग बैंग में हम लोग का जो हुआ था, वो क्या हुआ था, जो हम लोग पहले क्या, प्रोटॉन क्रिएट हुआ, ये जो टेम्परेचर धीरे धीरे कूल होने लगा, ये एनर्जी जो था, वो एनर्जी क्या हुआ, प्रोटॉन को कन्वर्ट हुआ। फिर प्रोटॉन क्या हुआ, उसके बाद न्यूट्रॉन के साथ मिलके फिर न्यूट्रॉन क्रिएट हुआ, इसके बाद हम लोग का एक हाइड्रोजन आटम दिया, ठीक है, और उसके साथ गामा रे प्रोड्यूस किया। ये क्या है, ये कुछ नहीं, बस एनर्जी है। मैं अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन बाद में बताऊंगी जब आइसोटोप की केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये बहुत ही अनस्टेबल था, जो हाइड्रोजन है, सही। हम्म, तो उसके पहले हम लोग का, हाँ, उसके बाद फिर हाइड्रोजन क्या हुआ, हम लोग का फिर से रिएक्ट करके हीलियम प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये वाला रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोग का एक हाइड्रोजन आटम न्यूट्रॉन्स के साथ मिलके 3 हाइड्रोजन दिया, देन गामा रे प्रोड्यूस किया। फिर क्या हुआ, ये 3 हाइड्रोजन फिर से प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके 4 हीलियम प्लस गामा रे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद और एक रिएक्शन है, जो कि ये वाला रिएक्शन मैं नोट्स तुमको प्रोवाइड कर दूंगी, बस जो नोट्स बना रहा है वो कुछ लिख लो, और रिएक्शन को समझो कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। फिर से ये वाला जो हाइड्रोजन हम लोग को मिल रहा था, ये पहले कुछ न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करके हीलियम फॉर्म किया, और उसके बाद फिर से ये वाला हाइड्रोजन, ये कंटिन्यूसली फॉर्म होते जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग का डिक्रीज होते जा रहा है, ये वाला हम लोग का जो हाइड्रोजन आटम है वो फॉर्म होते जा रहा है, ठीक है। ये फिर से रिएक्ट किसके साथ किया ना, प्रोटॉन के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि हम लोग का सिर्फ वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही अभी तक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिया ना,
थ्री हीलियम। ठीक है, उसके बाद ये थ्री हीलियम जो है ये अनस्टेबल है, देन फोर हीलियम। तो फिर से ये वाला थ्री हीलियम क्या किया ना, हम लोग न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करके फिर फोर हीलियम दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन से हम लोग का क्या हो गया ना, बिग बैंग थ्योरी में जो हाइड्रोजन है और हीलियम है ये फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ लिथियम वाज आल्सो फॉर्म, बट बहुत कम, सॉरी बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में था, इसीलिए उसको नेग्लिजिबल बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बिग बैंग में ऐसे मतलब पूरा मतलब धीरे धीरे कूल होता गया, कूल होता गया, और धीरे धीरे हम लोग का जो हाइड्रोजन आटम है और हीलियम आटम है वो फॉर्म होता गया। ठीक है, तो ओके, तो एग्जैक्टली हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो इमीडिएटली थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर बिग बैंग द यूनिवर्स वाज टू हॉट फॉर एनी मैटर टू एग्जिस्ट। तो हम लोग 10 to the 27 केल्विन में कौन सा हम लोग का न्यूक्लियर स्टेबल हो पाएगा जो कि हम लोग का एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा, बहुत ही मुश्किल। ठीक है, तो मैं बोली वहाँ देयर वॉज ओनली एनर्जी, कुछ मैटर नहीं था, बस एनर्जी था। उसके बाद फिर प्रोटॉन शुरू हुआ, फिर न्यूट्रॉन, फिर तो आफ्टर 10 to the 2 seconds ओनली इट हैड cool to 10 to the 11। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो क्या हुआ, पहले हम लोग का जो भी टेम्परेचर था 10 to the 27 केल्विन, ये कूल होके आफ्टर 10 to the 2 seconds ये क्या हो गया ना, 10 to the 11 के को कूल हो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो मतलब बहुत फ्यू अमाउंट्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करने लगे। जैसे कि कूल होने लगा तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्म होते गए, थोड़ा स्टेबल होते गए। ठीक है, फिर आफ्टर ए सेकेंड और सो यूनिवर्स हार्ड कोल्ड टू, फिर से क्या हुआ ना, 10 to the 10 को कूल हो गया। ठीक है, वी सॉट डाउन द रिएक्शन एवर, जहाँ पे हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर्म होना बंद हो गया आफ्टर 10 to the 10 केल्विन। ओके, जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनना था वो बन चुका है। मतलब अभी भी हम लोग का बॉडी में, अभी भी हम लोग का बॉडी में जो भी मतलब सारा नहीं हो सकता, लेकिन जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है मे बी वो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था। ठीक है, जो कि अभी भी हम लोग के बॉडी में है। तो इसके बाद जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन फॉर्म होना होता तो हो गया। इसके बाद फिर से कूलिंग स्टार्ट हुआ और ये वाला रिएक्शन जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन फॉर्म होना बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कंसिक्वेंटली न्यूट्रॉन्स वर नो लॉन्गर बीइंग क्रिएटेड बट दे वर बीइंग डिस्ट्रॉयड एज दे डिकेड टू प्रोटॉन। देखो यहाँ पे प्रोटॉन बन चुका है, न्यूट्रॉन भी बन चुका है। अभी न्यूट्रॉन जो है पूरा स्टॉप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से ये न्यूट्रॉन जो मतलब पहले तो बंद हो गया, फिर क्या हुआ, ये डिके होने लगा। न्यूट्रॉन जो कि है हम लोग का प्रोटॉन को डिके होने लगा। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है फिर से वो क्या होने लगा ना, जैसे ही कूलिंग स्टार्ट हुआ वो प्रोटॉन को डिके करने लगा। इसीलिए हम लोग का हाइड्रोजन का इतना अबंडेंस ज़्यादा है देन हीलियम। हीलियम का हम लोग का 24% अप्रोक्स, और हाइड्रोजन हम लोग का हो गया 24 हुआ तो 76। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग का देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे क्रिएट हो गया। मे बी ये सेम अमाउंट में हो सकता है, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को डिके किया। तो न्यूट्रॉन से भी प्रोटॉन फॉर्म हो रहा है और वैसे भी प्रोटॉन फॉर्म हो रहा है। तो ये जो प्रोटॉन का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। इसीलिए हाइड्रोजन का जो मतलब अबंडेंस है वो सबसे ज़्यादा है, लाइक 7:1। ये प्रोटॉन इज टू न्यूट्रॉन, ये हो गया हम लोग का फाइनल जो भी रेशियो मिला, ये 7:1 रेशियो में अभी तक है। तो बहुत सारा हम लोग का जो सोलर सिस्टम में प्रोटॉन बहुत डोमिनेट है। ठीक है, इस वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि एक सिंगल प्रोटॉन पार्टिकल है, उसका अबंडेंस सबसे हाई है। सारा नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है ना। आई होप कि समझ में मतलब आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या है, देखो कॉस्मिक रेज वेरिएशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये वाला, हम लोग का स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस एंड सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस।
तो आज हो गया हम लोग का क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्मिक रे स्पैलेशन। कॉस्मिक रे स्पैलेशन इज ए प्रोसेस wherein cosmic rays impact nuclei and fragment them। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट कॉस्मिक रे आके मतलब बोmbardment होता है हम लोग का मैटर के साथ, जो कि सेलेस्टियल बॉडी है या हम लोग का एस्टेरॉयड हो गया, मेटेरॉइड्स हो गया, और अर्थ का एटमॉस्फेयर में और ग्राउंड में, ठीक है। ये बस वो कॉस्मिक रे आके जब इंसिडेंट होता है और बोmbardment होता है तब हम लोग का जो भी एलिमेंट है वो फॉर्म होता है। और यहाँ पे क्या क्या फॉर्म होता है ना, लिथियम, ये देखो यहाँ लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, ये तीन एलिमेंट मेनली यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग ऐसे देख लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे 3 हीलियम है और ये क्या होता है ना 4 हीलियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या देता है ना 7 बेरिलियम फॉर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगा जो कि गामा रेडिएशन की वजह से। फिर यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो 7 बेरिलियम है ये फिर से सॉरी ये फिर से क्या करेगा, give rise to 7 lithium, okay, plus एक इलेक्ट्रॉन देन प्लस गामा रे, ठीक है। गामा रे इज नथिंग बट एनर्जी। गामा रेडिएशन में सिर्फ एनर्जी एमिट होता है। गामा रेडिएशन में ना मास नंबर कम होता है ना प्रोटॉन नंबर मतलब घटता है, कुछ नहीं चेंज होता। और मैं अल्फा बीटा गामा मतलब डीके ये पढ़ा हूँ, ठीक है। बस ये होता है हम लोग का क्या ना कॉस्मिक रे स्पैलेशन, ठीक है। इसमें कुछ भी न्यूक्लियर प्रोसेस नहीं होता, बस कॉस्मिक रे इम्पैक्ट की वजह से जो भी एलिमेंट फॉर्म होता है, जैसे कि हम लोग का हो गया मानो क्या हम लोग का लिथियम, बेरिलियम एंड, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट इसमें फॉर्म होते हैं। तो कॉस्मिक रे स्पैलेशन कैन ऑकर इन द इंटरस्टेलर मीडियम, ऑन एस्टेरॉइड्स एंड meteoroids, और on अर्थ इन द एटमॉस्फेयर और इन द ग्राउंड, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ थ्योरी है मैं बताना चाहती हूँ। ओके, जब अच्छा नहीं, सब तो हो गया, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का यूनिवर्स जो है वो पूरा कंटिन्यूसली एक्सपेंड करने लगा। तो सम 30,000 ईयर्स लेटर द यूनिवर्स हैड कूल्ड टू अबाउट 3,000 केल्विन। हम लोग का जो यूनिवर्स हुआ वो धीरे धीरे कूल होके 3,000 केल्विन को पहुंच गया। उसके बाद ये इतना कूल हो गया कि यहाँ पे एक मतलब न्यूक्लियाई फॉर्म हो सकता है। फॉर्म होने के बाद वो स्टेबल होके रह सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का जो भी अदर प्रोसेसेस है, लाइक हम लोग का स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस, ठीक है, और ये वाला सुपरनोवा न्यूक्लियर सिंथेसिस ये वाला शुरू हो गया। और जो कि हेवियर एलिमेंट्स थे, हेवियर देन बोरन और हेवियर देन कार्बन, यहाँ पे इसके बाद सारा एलिमेंट्स क्या हुआ ना फॉर्म होने लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे योर स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस एंड सुपरनोवा न्यूक्लियर सिंथेसिस। स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस थोड़ा लेंथी है और सुपरनोवा उसके बाद आफ्टर आयरन के बाद जो हेवियर एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ इसमें हम लोग सुपरनोवा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।